नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस क्लास में बात करेंगे रेलवे परीक्षा प्लानर 2020 के लिए। देखिए इस लॉकडाउन में हम आपके लिए ग्रुप डी और NTPC के लिए साइंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल क्लास लेकर आ रहे हैं और इसमें हम लोग बेसिकली वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि रेलवे के एग्ज़ाम पेपर में पूछे गए हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर जो है RRB के एग्ज़ाम में पूछे गए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो आप लोग का RRB ALP टेक्नीशियन हो, JE हो, चाहे वो DMRC हो दोस्तों, चाहे वो आप लोग का NTPC हो, चाहे ग्रुप डी हो, साइंस के रेलवे के थ्रू जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे गए थे वो मैं आपको इस लॉकडाउन के अंतर्गत जो है कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कि खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होते हैं। चलिए आपको बताना है खानों में अधिकतम विस्फोट जो है, जो खानों वगैरह में विस्फोट हो जाते हैं ये किसके मिलने से होते हैं। मैंने इसके साथ और पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है। देखिए खानों में जनरली जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें पाई जाती हैं और इन्हीं में वायु की मात्रा मिश्रित होकर विस्फोट का कारण बनती है। ठीक है, तो वायु के साथ 5.15% मीथेन की मात्रा जो है विस्फोटक होती है। तो आप लोग कह सकते हैं मीथेन के साथ वायु। तो अधिकतर जो विस्फोट होता है ना खानों में, तो दोस्तों माइंस में जो मोस्टली जो विस्फोट होते हैं वो आप लोग का मीथेन के साथ वायु मिलने से होते हैं। तो आप लोगों में से जिसका भी आंसर बी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम आपको बताने वाले हैं, इसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक RDS का एक अन्य नाम है। ठीक है, तो आप सभी को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक RDS का जो है अन्य नाम है। तो दोस्तों आपको बताते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा यहाँ से ऑप्शन डी आएगा, साइक्लोनाइट। ओके, एग्जैक्टली आंसर आपका क्या हो जाएगा, साइक्लोनाइट। देखिए RDS का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। कभी कभी पेपर में ये भी आ जाता है कि बच्चों बताइए कि RDS की फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। इसका रासायनिक नाम होता है साइक्लोट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रोमाइन। ठीक है, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है साइक्लोनाइट, जर्मनी में हेक्सोजन और इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसे जो है प्लास्टिक विस्फोट भी कहते हैं। और RDS की जो विस्फोटक ऊष्मा होती है करीब ये होती है करीब आपकी 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। तो मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, जैसे कि अमेरिका में तो उसको बोलते हैं साइक्लोनाइट। अमेरिका में क्या बोलते हैं इसे, USA में बोलते हैं साइक्लोनाइट। और नोट कर लीजिए आप लोग जर्मनी में दोस्तों इसको बोलते हैं हेक्सोजन। हेक्सोजन जो है इसको जो है जर्मनी में बोलते हैं हेक्सोजन। और इटली में दोस्तों इसको T4 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों भारत डायनामाइट जो है लिमिटेड केंद्र, तो कुछ ऐसे सेंटर भी आ सकते हैं पेपर में साइंस से रिलेटेड। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। देखिए इसकी स्थापना जो है करीब आपकी 1970 ईस्वी में की गई थी। ठीक है ना, तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना 1970 में हैदराबाद में की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में मिसाइल उत्पादन टेक्नोलॉजी विकसित करना है तथा गाइडेड मिसाइलों के उत्पादन का आधार तैयार करना था। तो अगर आपका आंसर हैदराबाद आया तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, इसको बताइए। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। देखिए मस्टर्ड गैस एक तरीके का आपका द्रव है। मस्टर्ड गैस आप लोग का दोस्तों क्या होता है, द्रव होता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको बताइए। दोस्तों आपको बताना है ऐसे कि वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क स्तरित होती है चांदी, स्वर्ण, तांबा या फिर पैलेडियम। ये क्वेश्चन पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए मैं इसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ, सुनिएगा। वह पदार्थ, कोई भी वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद करता है। ऐसा कोई भी पदार्थ जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो है उसको तीव्र करता है या फिर मंद करता है, परंतु अभिक्रिया के अंत में स्वयं अप्रभावित रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक।
क्या बोलते हैं उसे, उत्प्रेरक बोलते हैं। तो वाहनों से उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है जो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और जिसके फलस्वरूप रक्त द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान ठीक प्रकार से नहीं होता है। तो वो है आपका पैलेडियम। तो पैलेडियम से कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क स्तरित होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पैलेडियम। क्लियर हो गई इतनी बात? हर एक चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का आपको कोई भी डाउट ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। प्राकृतिक गैसों का मिश्रण होता है जिसमें मुख्यतः क्या होते हैं? इसमें आप लोग के मीथेन और आपके उच्चतर हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, लगभग 80% तो इसमें मीथेन होता है, बाकी इसमें हाइड्रोकार्बन में एथेन जैसी गैसें भी पाई जाती हैं। ठीक है ना, इसमें मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रेटेन का मिश्रण रहता है। तो आप लोग कह सकते हैं कि सर इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, मीथेन और उच्चतर हाइड्रोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अब आपको बताएंगे कथन है कारण है। आइए ध्यान से पढ़ते हैं क्या कथन में दिया गया है। नमक और बर्फ़ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है और रीजन आपको दिया गया है कि नमक बर्फ़ के जमाव बिंदु को बढ़ा देता है। तो क्या लगता है आपको सही जवाब क्या होगा इसका? आपके ऑप्शन है आपके सामने, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए आपको मैं कुछ वक्त देता हूँ ताकि सोच और समझ कर आप लोग इसका जवाब दे सकें। देखिए आपको बताते हैं, सुनिएगा। नमक यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड और बर्फ़ पानी जो कि ठोस रूप में है, इसको मिलाकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे का तापमान प्राप्त हो जाता है। तो कथन ए तो आपका सही दिया गया, परंतु रीजन दे रखा है आपको कि बर्फ़ के जमाव बिंदु को बढ़ा देता है, ये गलत होगा क्योंकि नमक के मिश्रण से जल का क्वथनांक बढ़ता है, हिमांक नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि नमक अगर मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ता है, ना कि हिमांक। तो आपका दूसरा पॉइंट गलत हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं कि ए सही है लेकिन आर आपका गलत है। चलिए अगला भी एक आपको कारण दे रखा है, 2 कारण आपको दिए गए हैं। ठीक है ना, पहले कथन पढ़ते हैं क्या दिया गया है। जनरली ये देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे जो है आपके भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिससे हम लोग जंग बोलते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा अगर लोहे को खुले में छोड़ देते हैं तो उस पर एक जंग लग जाती है। अब रीज़न देखिए क्या है। जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। अब इसमें भी आपका ए पॉइंट तो बिल्कुल सही है लेकिन आर आपको गलत दे रखा है, क्योंकि आपको बता दें आपका रेनिन और टैनिन पौधे द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ हैं, जिसमें भूरे रंग का टैनिन जो है चर्म शोधन में प्रयुक्त रोगन की प्रक्रिया में उपयोगी होता है। टैनिन का जंग लगने की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। लोहे में जो आपका जंग है वो आप लोग का फेरिसोफेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना, तो फॉस्फेरिक ऑक्साइड जो कि भूरे पाउडर के रूप में लोहे के ऊपर जम जाता है। तो ये बात आपको गलत दे रखी थी, इसलिए आप लोग कहेंगे कि आपका ए सही है बट आर आपका जो है गलत दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता और इसका रीज़न है यशद में उपचयन क्षमता है। तो देखिए जिनको नहीं मालूम उनको बता दें। देखिए जस्तेदार लोहे में जंग इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जस्तेदार लोहे में ऑक्सीकरण की क्षमता पाई जाती है। तो आप लोग कह सकते हैं कि दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और रीज़न भी आपको बिल्कुल सही बताया गया। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, अब इसको बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है यहाँ पर सही सुमेलित है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्या दे रखा है? तो दोस्तों बिल्कुल राइट दे रखा है आपको, ओजोन रिक्तिका चर्म कैंसर, बिल्कुल सही है। देखिए अगर ओजोन नहीं होगा तो कई सारे जो सूर्य से आने वाली जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज़ है, अगर वो हमारी बॉडी पे पड़ती है, हमारी स्किन पे पड़ती है, तो इससे स्किन कैंसर हो सकता है। बट वो उससे रक्षा करता है। ओजोन परत जो है यूवी रेज़ को आने नहीं देता है, वो जो है इसको रोक लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से दोस्तों लगातार ओजोन में जो यहाँ पर रिक्तता आती जा रही है। अगर ये होगी तो चर्म कैंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इसके बारे में बताते हैं। किसी विघटनकारी नाभिक वाले तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की है। तो आपको यहाँ पर दिया गया अर्ध आयु जो है वो आप लोग की 5 वर्ष की है। 20 वर्ष बाद विघटनकारी नाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह कौन सा होगा?
देखिए, यदि किसी विघटनकारी नाभिक वाले तत्व की अर्धायु 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष के पश्चात उस तत्व का द्रव्यमान उसके प्रारंभिक द्रव्यमान का आधा रह जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार 20 वर्ष के बाद उस तत्व का द्रव्यमान उसके प्रारंभिक द्रव्यमान का 1/16 भागी तो शेष बचेगा। तो 20 वर्ष में 5 वर्ष की 4 बार आवृत्ति हो रही है। तो आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ से आपका सही जवाब यहाँ से क्या होगा, और लिखेंगे दोस्तों यहाँ से 1/2 इसकी पावर 4 ठीक है। और ये मेरा आंसर आ जाएगा 1/16। तो यहाँ से ज्ञात है कि अर्धायु वह समय है जिसमें किसी रेडियो एक्टिव तत्व की मात्रा विघटित होकर अपने प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है। क्लियर हो कितनी बात। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। एक तो मैंने आपको समझा दिया, एक और मैंने क्वेश्चन लिया है, इंपॉर्टेंट है। और एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध जीवन जो है 60 मिनट का है। ठीक है, आपको अर्ध जीवन जो है 60 मिनट का दिया गया है। और 3 घंटे में परमाणु की कुल संख्या का वह भाग जो क्षय होगा वो कितना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। हमने मान लिया कि पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा जो है 100% है। तो पदार्थ की जो प्रारंभिक मात्रा 100% है, हमारा फॉर्मूला होता है T बराबर होता है N इंटू T½ ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों 3 घंटे की बात हो रही है यहाँ पर। 3 घंटे मतलब हो गए 180 मिनट। ठीक है, N हमें यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर ये आपको दे रखा है 60 दे रखा है 60 मिनट का। उसका अर्ध जीवन कितना दे रखा है, 60 मिनट का दे रखा है। तो N बराबर अभी मेरा यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया। तो N की वैल्यू मेरे फिर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब कैपिटल N बराबर दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैपिटल N बराबर मेरा आ जाएगा 100, जो कि मैंने माना था कि पदार्थ की मात्रा कितनी 100%। तो बस लिखेंगे 1/2 की पावर N, यही तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों N की वैल्यू में यहाँ पर टाइम जो था निकाल लिया, 3 था। तो N की जगह पर हम लोग यहाँ पर 3 पुट कर देंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। और मेरा सही जवाब हो जाएगा N बराबर 100/8 और आंसर आ जाएगा 12.5%। क्लियर हो कितनी बात। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे। आगे भी मैं आपको डेली प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो ये आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है ऑप्शन बी, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। आइए आप सभी को बताते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा नाइक्रोम। ठीक है, तो अगर आपका आंसर नाइक्रोम आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज मैं जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ सारे के सारे आपके एग्जाम पेपर में पूछे गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सिलिका जेल। तो दोस्तों सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों की या चूर्ण रूप से किस औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल क्या करता है। देखिए आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ से, क्योंकि सिलिका जेल जो होता है ये नमी को सोखता है। तो आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। निम्न में से कहाँ जो है आपका आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण जो है सबसे ज़्यादा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए आपको बताते हैं। सही जवाब होगा आपका पश्चिम बंगाल में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। देखिए, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में सर्वाधिक है। और यहाँ पर जल में आर्सेनिक की मात्रा करीब 0.05 mg पर लीटर से अधिक पाई जाती है। आर्सेनिक से आपका ब्लैकफुट नामक रोग होता है। ठीक है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि इससे जो है क्या होता है, आर्सेनिक से ब्लैकफुट नामक रोग होता है। क्लियर हो कितनी बात। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बताइए। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, इनमें से क्या, ये आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो अगर आपका आंसर यहाँ से बेंजोइक एसिड आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्मार्ट जेल। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत बार आपके साथ डिस्कस भी किया, आपको याद होना चाहिए। और स्मार्ट जेल की मैं बात करूं, एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है, जैम, जेली और मार्मलेड का। ठीक है ना, मार्मलेड निर्माण के लिए फलों का अम्लीय रस, शक्कर और वैक्सीन की आवश्यकता होती है। तो आपकी अम्लीय रस और वैक्सीन फलों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग कह सकते हैं जीवन तंत्रों की नकल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। आप सभी को बता दें, वायुमंडल में जो है
अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। चलिए दोस्तों, बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में अणुबम के विकास में कौन संबंधित है? भारत में अणुबम के विकास में कौन संबंधित है? तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं। यहाँ से आपका सही जवाब होगा राजा रमन्ना जी। मैंने पहले भी आपको बताया है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये आपका इस पेपर में भी। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? देखिए, ब्लीचिंग पाउडर की अगर मैं बात करूं, इसमें आप लोग का कौन सा जो है रासायनिक यौगिक होता है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो आपका सही जवाब यहाँ से क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर यहाँ से बी आ रहा है तो आप लोगों ने बिल्कुल राइट बताया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए आपको बताते हैं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आप लोग का जो है आया हुआ क्वेश्चन है। शीतलीकरण में जो है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आपका ऑक्साइड है? तो आप लोग कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर सर क्या हो जाएगा? आपका कार्बन होगा। ओके, चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। नीला थोथा क्या है? नीला थोथा दोस्तों आपका क्या है? देखिए, नीला थोथा जो आप लोग का कॉपर और सल्फर का और सल्फेट का एक यौगिक है। और आपको बताते हैं यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट है। तो नीला थोथा क्या है आप लोग का? कॉपर सल्फेट है। और सोडियम सल्फेट या ग्लोबर लबड़ औषधि बनाने या सस्ता कांच बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। वायु एक क्या है? दोस्तों, आप सभी को बताना है वायु क्या है। वायु एक मिश्रण है। ओके, वायु दोस्तों क्या आप लोग एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है? देखिए, कमरे के तापमान पर द्रव ये आप लोग का होता है यहाँ से फ्रेंसियम। देखिए, लिथियम, सोडियम, फ्रेंसियम, सीरियम ये आप लोग के सब फर्स्ट ए समूह के तत्व हैं। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है और यह सबसे प्रबल अपचायक भी है। ठीक है, तो आपका अगर राइट आंसर यहाँ से आ रहा है फ्रेंसियम, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, इसको देखिए। भारत सरकार ने किस खाद्य योगज को जून 2016 से प्रतिबंधित कर दिया है? क्योंकि अध्ययन रिपोर्टों के मुताबिक उसकी उपस्थिति से कैंसर होता है। देखिए, आपको बताते हैं, यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमेट। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से किसी का भी आंसर यहाँ से पोटेशियम ब्रोमेट आ रहा है तो आप लोगों ने बिल्कुल राइट बताया। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। जल काज क्या है? दोस्तों, अब आपको यहाँ पर बताना है जल काज क्या है। देखिए, जल काज की जहाँ तक मैं बात करूँ, आप लोग कह सकते हैं कि सर इसका सूत्र होता है Na2SiO3 यानी कि सोडियम सिलिकेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। फिनॉल की अम्लता का कारण क्या है? दोस्तों, फिनॉल की अम्लता का कारण क्या है? तो आइए आपको बताते हैं। 64 क्वेश्चन का सही जवाब होगा हाइड्रोक्सिल समूह। ओके, तो आपका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल समूह, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? दोस्तों, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ये उत्पाद है आप लोग का शीशा। तो आप लोग कह सकते हैं कि सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका शीशा होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में आपका हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है और यह प्रोसेस हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। और इसमें पता है आपको, उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही जवाब यहाँ से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन होगा। ओके, और ये है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी को भी क्लास अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग अपने चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं डेली बेस पर, अब लॉकडाउन आपका चल रहा है तो मैं साइंस का सोच रहा हूँ सारा सिलेबस एक बार कंप्लीट करवा दूँ, रिवाइज़ करवा दूँ। तो इसका जवाब आप लोग मुझे ज़रूर बताएगा। ब्रेड यानी कि डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रसायन का नाम क्या है?
तो इसका सही और एग्जैक्टली आंसर आपका हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमेट। ठीक है ना, ब्रेड यानी कि डबल ओटियम प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रसायन का नाम पोटेशियम ब्रोमेट है और इसके प्रयोग से कैंसर होने की आशंका बढ़ जाती है। ब्रेड निर्माता कंपनियों ने पोटेशियम ब्रोमेट व पोटेशियम आयोडेट का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया है। तो आप लोग कह सकते हैं कि सर इसका आंसर आपका बी वाला राइट होगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर मेरे प्यारे साथी हो आपको ये क्लास इंपॉर्टेंट लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी दोस्तों कुछ ऐसे ही लेटेस्ट प्रश्नों के साथ। तो बने रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA की क्लासेस में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।